नमस्ते गाइस। नवंबर 2001 को अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया जाता है। ये अरेस्ट एक टिप ऑफ मिलने के बाद अजमेर पुलिस एंड कर्नाटका पुलिस दोनों मिलके इस अरेस्ट को अंजाम देते हैं। पर जब ये अरेस्ट हो रहा होता है तब ये पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि ये कितना बड़ा स्कैम हो रहा था। मतलब 30,000 करोड़ का स्कैम। 30,000 करोड़ होता है $3 बिलियन। और अगर आपको 30,000 करोड़ समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि एक IT जॉब करने वाला सालाना 5 या 6 लाख कमाता है, तो उस तरह का सैलरी का बंदा को 60 लाख ईयर्स लग जाएंगे $3 बिलियन कमाने में। तो आप समझ सकते हो कि हम कितना बड़ा अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि अब्दुल करीम तेलगी ने गवर्नमेंट को इतना चकमा दे के कैसे इतने सालों तक ये स्कैम किया। वो जो स्टैम्प पेपर्स का डुप्लीकेट बेच रहा था, वो स्टैम्प पेपर्स होता क्या है और उसको कहां पर यूज किया जाता है। इस एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि कौन बड़े लोग जैसे कि पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कौन लोग इस स्कैम में जुड़ा हुआ था और इस स्कैम ने हमारे भारत की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया। तो स्कैम के बारे में बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैम्प पेपर क्या चीज है और उसको कहां पर यूज किया जाता है। इसको हम एक सिंपल कहानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हम थिंक मोड चैनल, हमारे पास एक लैंड है, जमीन है, उस जमीन को हम बेचना चाहते हैं। तो रणवीर हमारा एक सब्सक्राइबर है जो हमारे लैंड को खरीदना चाहता है। तो हम फोन में बात करते हैं कि हमारा जो लैंड का मेजरमेंट है वो क्या है, लैंड के अंदर क्या चीज है, अगर कोई घर बना हुआ है जैसे कि हमारे यूट्यूब स्टूडियो, तो वो सब डिटेल्स हमने रणवीर को बता दिया। और रणवीर ने फोन में ही हमको ये पूछा कि हम कितना पैसों में वो लैंड को सेल करने के लिए तैयार है। तो हमने हमारा प्राइस भी उसको बता दिया और हम जो है ना फोन में ही एग्री कर लेते। और अगर उसी एग्रीमेंट के तहत हम उस लैंड को सेल कर देते और रणवीर बाद में अगर पैसा देने से इनकार कर देता है लैंड लेने के बाद, और अगर हम कोर्ट में भी जाते हैं, तो तब जो है ना हमारे पास एनफ प्रूफ नहीं रहेगा। इस तरह का एग्रीमेंट में कॉल रिकॉर्डिंग वो सब वैलिड नहीं होता है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैम्प पेपर्स को बनाया गया था। तो ये स्टैम्प पेपर एक स्पेशल तरह का कागज होता है। उस कागज में एक अमाउंट 100 रुपए, 25 रुपए या 10 रुपए का नोट का प्रिंट होता है। और जब भी कोई एग्रीमेंट होता है जैसे कि जमीन खरीदना या फिर बेचना, तब दोनों पार्टी इस कागज में साइन करते हैं। बहुत सारे एग्रीमेंट्स लिखा जाता है और बाद में इस कागज में साइन करने के बाद अगर कोई पार्टी इस एग्रीमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है तो वो जो है ना कोर्ट में पनिशेबल है। और ज्यादातर समय स्टैम्प पेपर में अगर 100 रुपए का नोट प्रिंट हुआ है तो हम उसको 100 रुपए दे के ही खरीदते हैं। और ये स्टैम्प पेपर का बिजनेस एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए टॉप 10 रेवेन्यू सोर्स है, मतलब जिससे सरकार पैसा कमाता है। ये स्टैम्प पेपर किसी भी नॉर्मल दुकान में नहीं मिलता है। इसको खरीदने के लिए हमें एक ऑथराइज्ड वेंडर के पास जाना पड़ेगा या फिर एक बैंक पे जाना पड़ेगा या फिर एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। पर ज्यादातर समय लोग इसे ऑथराइज्ड वेंडर से ही खरीदते हैं क्योंकि ये सबसे आसानी से मिल जाता है। और ये वेंडर्स इन स्टैम्प पेपर्स को गवर्नमेंट से खरीदता है और गवर्नमेंट इनको 2 या 3% कमीशन में देता है। और इसी पॉइंट को पकड़ के अब्दुल करीम तेलगी ने अपना स्कैम्स को चालू किया। मतलब उसने बहुत ज्यादा कमीशन देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि 30% या फिर 40%। तो इतना कमीशन देख के वो डेफिनेटली अब्दुल करीम तेलगी का ही स्टैम्प पेपर्स खरीदेगा। और गवर्नमेंट ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स बनाने में जो चीज यूज करता था वही सब चीज को यूज करके अब्दुल करीम तेलगी भी अपना स्टैम्प पेपर्स बनाता था। और इससे जो है तेलगी के स्टैम्प पेपर्स को भी जो है बहुत जेन्युइन लुक आता था, जिससे तेलगी का स्टैम्प पेपर्स को एक असली गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर से फर्क कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और अब्दुल करीम तेलगी जो है कि उसने बहुत बड़ा एक ब्रोकर्स का नेटवर्क बनाया जो वेंडर्स या फिर बैंक्स के पास जाके उसके नकली स्टैम्प पेपर्स को बेचता था। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि वेंडर्स भी इस स्कैम में मिला हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है। वेंडर्स को भी पता नहीं था कि वो लोग जो है ना फेक स्टैम्प पेपर्स को बेच रहे थे, क्योंकि उस समय उस तरह का इक्विपमेंट्स भी नहीं था जिससे हम असली या नकली फर्क कर पाते थे। तो इसीलिए वेंडर्स जो है ना कागज को टच करके पेपर की क्वालिटी को फील करता था और बस आंखों से ही देख के मान लेते थे कि ये ओरिजिनल है। और क्योंकि तेलगी पहले से ओरिजिनल पेपर को यूज कर रहा था तो उसमें फील भी था, और क्योंकि उसने प्रिंटिंग के लिए भी ओरिजिनल इंक यूज किया तो देखने में भी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा रियल था। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि तेलगी जो एक साधारण सा इंसान था उसको ये सब ओरिजिनल चीज कहां से मिला। ये स्टार्ट होता है उसके जेल में भर्ती होने से। 1993 में तेलगी को वीजा स्कैम के तहत जेल जाना पड़ा था और वहां पर उसको रतन सोनी मिलता है जो खुद भी एक स्टॉक मार्केट का स्कैमर था। मेरे पास एक लाइन है, कुछ खास कॉन्टेक्ट्स हैं। वो लोग डुप्लीकेट स्टैम्प पेपर्स बनाते हैं, वो लोग गवर्नमेंट को चूना लगाते हैं। और वही जेल में उसने तेलगी को स्टैम्प पेपर के बारे में बताया और तेलगी को यह भी पता चला कि ये स्टैम्प पेपर उस समय का गवर्नमेंट का सबसे अनमॉनिटर्ड डिपार्टमेंट था। और ऐसे ही स्टार्ट हुआ था इनफेमस तेलगी स्कैम। क्योंकि तेलगी एक बीकॉम ग्रेजुएट था, वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, तो वो बात भी बहुत अच्छा कर लेता था। और इसी कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से उसने काफी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, काफी पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती कर लिया। और ऐसे ही समाजवादी जनता पार्टी MLA अनिल गोटे और रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र विलासराव देशमुख से मिलके
स्टैम्प पेपर ऑफिस खोलने का लाइसेंस बना लिया और ऐसे ही उसने अपने कनेक्शंस को यूज करके ओरिजिनल इंक को भी खरीद लिया और ओरिजिनल पेपर्स को भी खरीद लिया। और एक ऑक्शन में सेकेंड हैंड स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग मशीन बेचा जा रहा था, तो उसने वहां से उस प्रिंटिंग मशीन को खरीद लिया और इन सब चीजों को यूज करके उसने अपना फेक पेपर्स को मार्केट में लाना स्टार्ट कर दिया। और देखते ही देखते वो 13 स्टेट्स एंड 74 सिटीज में फैल गया। और ये स्कैम 11 सालों तक चला, 1993 से 2002 तक। और तेलगी इस स्कैम को इतने सालों तक इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और पॉलिटिशियंस को पैसा खिला के रखा था। मिस्टर शरद पवार, मिस्टर भुजबल। और इस स्कैम के कारण काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस भी हुआ क्योंकि स्टैम्प पेपर एक स्टेट गवर्नमेंट का टॉप 10 रेवेन्यू सोर्स है। तो इसीलिए ये जो 30,000 करोड़ का अमाउंट है, जब ये तेलगी के पास गया ना तो स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को लूज कर रहा था। अब बात करते हैं कि ये सब खत्म कैसे हुआ, तेलगी को अरेस्ट कैसे किया गया। साल है 2000 और एक अनजान इंसान पुलिस को फोन करके इस फेक स्टैम्प पेपर के बारे में एक टिप ऑफ देता है और उसके बाद पुलिस ने भी तेलगी का जो फोन है उसको टैप करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही एक दिन जब तेलगी अजमेर राजस्थान में जा रहा था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उस अरेस्ट करने तक भी पुलिस को अंदाजा नहीं था कि 30,000 करोड़ का स्कैम हो रहा था। अरेस्ट होने के बाद जब उनको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिलने लगा तो पुलिस को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाना पड़ा। और इस इन्वेस्टिगेशन में काफी बड़े लोगों का भी नाम उछला, जैसे कि छगन भुजबल, डिप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, और शरद पवार, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और एमएलए अनिल गोटे को 4 साल का सजा होता है, पर बाद में उनके चार्जेस को भी ड्रॉप कर दिया जाता है। और भी काफी सारे पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर्स का भी नाम बाहर निकलता है। पर ये तेलगी का केस 2006 तक चला। उनको 13 साल का सजा सुनाया गया और साथ में 202 करोड़ रुपीस का भी फाइन लगाया गया। तेलगी का इतना ज्यादा कनेक्शन था कि जेल में भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट्स मिल रहा था, पर क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज था तो इसीलिए 56 इयर्स के एज में 2017 में उनका देहांत हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड देखकर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा ही एपिसोड हम और बना पाए।